अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले जो हमारे आसपास के लोग थे वो डिप्रेशन को यानी मानसिक अवसाद को एक ऐसी कंडीशन मानते थे जो कुछ ही चुनिंदा लोगों में पाई जाने वाली एक समस्या होती थी। और यही कारण है जिसके चलते हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस जैसी चीजों का नाम ही नहीं सुना है। फिर बात की जाए हमारे देसी पेरेंट्स की तो उन्हें लगता है ये जो डिप्रेशन नाम का दानव है ये तो एक ख्याली पुलाव है और ये डिप्रेशन रात तक फोन चलाने से आता है और अगर सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे तो डिप्रेशन की समस्या समाप्त भी हो जाएगी। चलिए दो पल के लिए पेरेंट्स को छोड़िए, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से जाकर ये कहेंगे कि भाई मुझे लगता है मैं डिप्रेशन का शिकार हूं तो उसका भी एक ही जवाब होगा और वो आपसे कहेगा यू का हवा। लेकिन दोस्तों अगर सारी मजाक मस्ती एक तरफ रखकर कुछ समय के लिए इस मेंटल हेल्थ इशू की सीरियसनेस को समझें तो हमें पता चलेगा कि कई सारे टीनेजर्स की लाइफ रियली हार्श हो चुकी है इस एक समस्या के कारण। ये एक ऐसी समस्या है जिससे लड़ने का ना तो उनके पास साहस है और ना ही इससे निजात पाने का कोई समाधान। वो अंदर ही अंदर इससे जूझ रहे हैं। It's also like, who do I tell? Yeah. Who can you go to? जब देखो माहौल बर्बाद कर देते हो। सब कुछ तो सही चल रहा है तेरे लाइफ में, फिर भी तू डिप्रेस रहेगा। कौन हेल्प कर सकता है? एक ऐसी समस्या जिसके चलते वो अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक भूखी दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं तो मैं बच्चों को जानता हूं, उनकी समस्याओं को जानता हूं। बच्चों के राइट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है यूनिसेफ, और इस एजेंसी का डेटा ये चीख चीख कर बता रहा है कि ये एक सच में समस्या है। यूनिसेफ की स्टडी बताती है कि साल 2015 से लेकर साल 2021 के बीच इंडिया में डिप्रेशन रिलेटेड केसेस का परसेंटेज 4.5 से इंक्रीज होकर 14.5 पर आ पहुंचा है। और इस परसेंटेज में सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल कंसीडर किया जाने वाला ग्रुप एडोलेसेंट्स यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 19 साल है और कल यही देश का भविष्य बनेंगे। ये एडोलेसेंट्स के बीच में प्रचंड प्रतिशत के साथ में ये प्रपोर्शन बढ़ा है, यानी कि 57% बच्चों के बीच में डिप्रेशन रिलेटेड केसेस बढ़े हैं, स्पेसिफिकली इन दी एडोलेसेंट एज ग्रुप। अब जरा इसी के पैरेलल एक और डेटा पर नजर दौड़ाइए जो 16 से 20 साल की एज ग्रुप में आने वाले बच्चों की सिचुएशन को दर्शाता है। टीनेजर्स में 33% डिप्रेशन, 18% एंजाइटी और 20% स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो इस ग्रुप के बीच बढ़ती सुसाइडल टेंडेंसीज का सबसे बड़ा रीजन बनके सामने आ रहे हैं। यहां एक सवाल आता है, सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीनेजर्स अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ भी रहे तो उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इसे एक्सप्रेस कैसे करना है, और इसी के परिणाम स्वरूप वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके मन में, दिलो दिमाग में ये जो उथल पुथल चल रही है उसे कैसे एक्सप्रेस करना है, किसके सामने एक्सप्रेस करना है, और अगर एक्सप्रेस करें तो क्या वो सामने वाला उसे समझ पाएगा या नहीं। ये मुद्दे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल समस्या कई और गुना बड़ी और गंभीर है। मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखेंगे और मुझे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर एक उस बच्चे के साथ जरूर शेयर करना और उसके माता पिता के साथ शेयर करना जिसे आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की जरूरत है। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट मैनर में समझाऊं तो टीनेजर्स में ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ये रावण के उन 10 सिरों की तरह होते हैं जिन्हें आपने रामायण की कहानियों में सुना होगा। टीनेजर्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज की कहानी भी कुछ इसी तरह है, जहां ये डिप्रेशन रूपी रावण का हर सिर एक मेंटल हेल्थ इशू को डिनोट करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सोशल फोबिया, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एडिक्शन, स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिसरप्टिव बिहेवियर। मेंटल स्टेट्स ऑफ इंडिया इंटरनेट एनेबल्ड यूथ नाम से पब्लिश एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे 18 से 24 साल के बीच में हर 2 में से एक यंगस्टर इन 10 समस्याओं में से किसी एक समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है बल्कि वो अपने फोकसिंग पावर को भी लूज करते जा रहे हैं। और जब ये रिड्यूस फोकसिंग पावर
और प्रोडक्टिविटी उनके ऊपर हावी होते जाती है तो वो जो अपने डिजायर्स हैं, वो जो गोल्स हैं, उन्हें भी अचीव नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से वो और डिप्रेस होते चले जाते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स एक विशेष साइकिल बनाते हैं जिसमें वो दिन पर दिन और फंसते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक दलदल हो। अब आपके मन में शायद एक सवाल आया होगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल, लेकिन ये आखिर है क्या? इनके क्या टेंडेंसीज और ट्रेट्स हैं जिनकी मदद से हम इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। तो आइए अब अच्छे से इन मेंटल हेल्थ इश्यूज को पहले समझते हैं। एकदम बेसिक्स से अगर शुरू करें तो एशियन कंट्रीज के केस में डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, इन तीनों को डार्क ट्रिनिटी माना जाता है क्योंकि ये तीनों मेंटल हेल्थ इश्यूज एक साथ मिलकर 50% से भी ज्यादा मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल फिनोमेना बनकर हमारे सामने आई है, जहां WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ल्ड की 5% अडल्ट पॉपुलेशन, अगर इसे हम नंबर्स में समझे तो 280 मिलियन लोग जो हैं इस मेंटल डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यही नंबर्स इंडिया के केस में और भयानक हो जाते हैं क्योंकि 15 से 24 साल के एज ग्रुप में हर 7 में से 1 इंडियन अडल्ट डिप्रेशन का शिकार है। यहीं पर एक सवाल यह भी आता है कि आखिर डिप्रेशन कहाँ किसे जाए। मैं कल एग्जाम देने जाने वाला, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और यही सोच सोचकर जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस या अप्स एंड डाउन्स मेरे मन में आ रहे हैं, क्या वो डिप्रेशन कहलाएगा? नहीं। जनरल टर्म्स में डिप्रेशन एक ऐसे इमोशनल इंबैलेंस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक आम इंसान लंबे समय तक महसूस करता है। एग्जाम्पल के लिए बार बार मूड स्विंग्स होना, अपने आप पर या अपनी काबिलियत पर शक करना, किसी भी काम में मन ना लगना, देर रात तक नींद ना आना या फिर भूख ना लगना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। हालांकि इस समस्या के बीच में अच्छी बात यह है कि बाकी सभी मेंटल डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन में डिप्रेशन को एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर माना जाता है, जहां इस कंडीशन से गुजर रहे पेशेंट्स में से 70 से 90% पेशेंट्स को मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम दूसरे मेंटल हेल्थ इशू की बात करें तो जो है एंजाइटी। एंजाइटी कुछ नहीं है, बस नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि आपको कोई एक बड़ा एग्जाम देना है या फिर एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देना है या फिर कुछ बड़ा काम करना हो, तो वो काम करने से पहले जो थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है वही एंजाइटी होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये बस वो अनयूजुअल चेंजेस है जो हमारी बॉडी फील कर रही होती है कुछ बड़ा करने से पहले। पर समस्या तब शुरू होती है जब ये अनयूजुअल चेंजेस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आज इंडिया का हर 4 में से 1 टीनेजर रेगुलर बेसिस पर एंजाइटी फील कर रहा है और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे स्कूल में जो हाई मार्क्स लाने की जद्दोजहद चल रही है या फिर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन भी तो लेना है, या फिर उसके अलावा पेरेंट्स ने इतनी एक्सपेक्टेशंस डाल दी है कि उसका प्रेशर सहन नहीं हो रहा है और इसी कारण से ये एंजाइटी रेगुलर लेवल पर फील करने लगे। ऊपर से आज का ये जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है ये इस सिचुएशन को और वर्स्ट बना रहा है, जहां लोग दूसरों की सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ को देखते हैं, फिर अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं और अपनी लाइफ से कंपेयर करने के बाद में वही लो फील करने वाला साइकिल शुरू हो जाता है। दरअसल एंजाइटी जब एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं रह जाता है, इसका इंपैक्ट आपको पैनिक अटैक्स के रूप में आपकी बॉडी पर भी फील होता है। ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनेरियो स्ट्रेस के केस में भी होता है, जहां पर एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स ही स्ट्रेस के रूप में देखने को मिलते हैं और जब ये डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की डार्क ट्रिनिटी बनती है तो इसका प्रभाव बहुत ही नेगेटिव होता है। अभी पिछले ही साल ये डार्क ट्रिनिटी नागपुर में एक टीनेजर की मौत का कारण बना और ऐसे कई दर्जनों केस आप हर दिन कोटा, मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे कई शहरों में देखते और सुनते हो। WHO के हिसाब से आज 15 से 19 साल के टीनेजर्स की जो डेथ हो रही है, उन डेथ्स में सुसाइड 4th मोस्ट लीडिंग कॉज बनकर सामने आया है, जिसे फ्यूल करने का काम यही मेंटल हेल्थ इश्यूज कर रहे हैं। अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनकी पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस की बहुत कमी है, जैसे ADHD, PTSD और स्किज़ोफ्रेनिया। अगर मैं ADHD की बात करूं तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आपको ध्यान हो तो ब्रेन रॉट वाले वीडियो में हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन भी किया है। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके चलते एक टीनेजर बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाता है, जहां वो अपने बिहेवियर तक को कंट्रोल नहीं कर पाता है। असल में अगर हम ADHD को समझें तो ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके सिम्टम्स अर्ली चाइल्डहुड से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स को मोर और लेस एक नेग्लेक्टेड टॉपिक ही माना जाता है,
तो पेरेंट्स या तो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं और अगर देख भी लेते हैं तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब इसी के चलते अगर देखा जाए तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का डेटा ADHD को टीनेजर्स में एक मेजर कंसर्न नहीं मानता है, क्योंकि इस तरह के बहुत कम केसेस ही अभी तक रजिस्टर हुए हैं। लेकिन एम्स के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्वेज की कमी इस मेंटल डिसऑर्डर के लेस डिक्टेशन का एक कारण है, क्योंकि दुनिया के वो देश जहां पे मेंटल हेल्थ एक मेजर कंसर्निंग इशू है वहां पे इस मेंटल डिसऑर्डर के केसेस फ्रीक्वेंटली रजिस्टर होते हैं। फेमस यूएस स्विमर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फिलिप 9 साल की उम्र से ADHD का शिकार है। एमा वॉटसन, दी हल्क यानी मार्क रुफेलो और जस्टिन टिम्बरलेक जैसे ग्लोबल स्टार्स का नाम भी ADHD की मार झेल रहे या झेल चुके लोगों की लिस्ट में शुमार है। अगर इंडिया की केस में देखें तो आलिया भट्ट, फाहद फजल, ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी ADHD के स्ट्रगल की जर्नी शेयर की है। ADHD की तरह यहाँ एक नाम PTSD भी है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल या टेरिफाइंग सिचुएशन को फेस किया हो या सहा हो। इंडियन टीनेजर्स के केसेस में PTSD के सिम्टम उन बच्चों में देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने बचपन में या तो कोई ट्रॉमा सहा हो या फिर एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस को अपने घरों में विटनेस किया हो। अभी कुछ ही दिनों पहले साउथ इंडियन एक्टर सिद्धार्थ ने PTSD को एक अर्जेंट इशू बताते हुए बोला कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। इतने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को देखने के बाद में ये तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम इज रियल, समस्या है, पर समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हुए अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिरकार किया क्या जाए, चाहे मेंटल डिसऑर्डर कोई भी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ADHD हो, PTSD हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट किसी भी टीनेजर को इस सिचुएशन से उभरने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। तो वो हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा हम सबके सेंसिटिवनेस से। अगर कोई किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसे धुतकारना, नकारना, उस पर बात ना करना उसका सोल्यूशन नहीं होगा। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात है सर। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो व्यक्ति जिसका मन भारी है इन समस्याओं के कारण, तो उसे हम एक स्पेस दे जहां वो आकर हमसे बात कर पाए, बोल पाए और हम उसे समझें। हो सकता है शायद हम समाधान ना दे पाए, लेकिन सुन लेना भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की पहल होगी। एज ए सोसाइटी हम अपने बच्चों के लिए एक कैसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह तय करना होगा कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पे होड़ ना लगी हो, बच्चे एक दूसरे की लाइफ को देखकर जेलस ना फील करें, उन्हें एम्पैथी, उन्हें ग्रेटिट्यूड, ऐसे इमोशंस के साथ में बड़ा करना होगा। बच्चों पर किसी भी तरह का पीयर प्रेशर ना हो, यह इंश्योर करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम हमारे शरीर के बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वैसे ही अगर आपका मन बीमार है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके दिमाग और मन से जुड़े हैं, तो इनके लिए भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेना कोई टैबू नहीं होगा। काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलना नॉर्मल है, उसे नॉर्मल ही रखा जाए। इसी के पैरेलल आप सभी बच्चे जो टीनेजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री तभी होगा जब आप अपने दिमाग और दिल में चल रही उलझनों को कहीं पर बताओगे। आपको शेयर करना होगा, बिना ये सोचे कि आपको कौन कैसे जज करेगा। आपको ओपन अप होना होगा। सबसे पहला सॉफ्ट कॉर्नर होंगे आपके पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से शेयर करो, टीचर्स से बात करो, डिस्कस करो, अपने दोस्तों को बताओ आप कैसा फील कर रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, उसे बोलो, क्योंकि बोलना जरूरी है। जब तक अंदर रखोगे वो मन भारी रहेगा। हो सकता है ऐसा करने के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान आपको ना मिले, आपकी एंजाइटी किसी को बता देने से खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, आपके अंदर उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उस स्ट्रेस से, उस ADHD से या फिर जो भी समस्या हो, उससे लड़ने की काफी सारी हिम्मत जरूर आ जाएगी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि वो मुद्दे जिन्हें टैबू माना जाता है, जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती है और जिन्हें शायद हमें डिस्कस करने की जरूरत है, वो यहां से शुरू हो सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।